हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूक परिवार में। तो साथियों, जैसा कि कल 1 दिसंबर को एसएससी की तरफ से एसएससी जीडी 2025-26 की नई वैकेंसी आ चुकी है। 25,487 पदों के लिए गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ये वैकेंसी आउट कर दी गई है। तो साथियों, यदि आप सिंपल 10वीं पास है और आपकी एज 18 से लेकर 23 के बीच है तो ये फॉर्म भर सकते हैं, जो कि 1 दिसंबर से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, जो कि 31 दिसंबर तक चलने वाला है। तो साथियों, इन्हीं एक महीने में हम पिछले 3 साल का पूरा पेपर को हल करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपका 2025 फरवरी के महीने में पूरे 42 शिफ्टों में पेपर हुआ था, उसको कवर करने वाले हैं। यानी आज का यह पहला पेपर होने वाला है, जो कि पूरे 50 क्वेश्चनों का होने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी के एग्जाम में पूरे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन जीएस करंट अफेयर के आते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। यानी पूरे 80 क्वेश्चन का पेपर होता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 160 नंबर का यह पूरा पेपर होता है। तो लेकिन भाई, केवल 1 घंटे का समय आप सभी के पास रहेगा, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 घंटे में आपको पूरे 80 क्वेश्चन मिलते हैं। तो सवाल का लेवल किस टाइप का होने वाला है, तो पहले देख लीजिए पिछले वर्षों में किस किस लेवल के सवाल पूछे गए थे। ओके, प्लस 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहता है, यानी 3 गलत करने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ये भी बात याद रखिएगा। ओके, तो आज इससे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। प्लस एसएससी जीडी 2025-26 की एग्जाम डेट भी क्लियर हो चुकी है, क्योंकि आज जो वैकेंसी यानी कल जो 1 दिसंबर को वैकेंसी आई है, उसमें एग्जाम डेट को मेंशन कर दिया गया है। फरवरी या तो मार्च में इसका एग्जाम हो जाएगा। ये हर साल भाई फरवरी या मार्च के महीने में एग्जाम कंप्लीट हो ही जाता है। जो 2025 में आपका एग्जाम हुआ तो वो फरवरी यानी 4 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक चला था। ठीक है, तो आज इसे हम लोग शुरू करेंगे एसएससी जीडी 2025-26 के लिए अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से। ओके, तो साथियों देख लीजिए पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे। तो आज के पहले पेपर में हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, तो डेली क्लास एक सुबह 11 बजे आएगी और एक शाम 6 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग रहने वाली है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है, बताइए। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में। तो पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की किस नंबर की जयंती मनाई गई थी। तो साथियों 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाई गई थी। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं, जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, बताइए। पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं, जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होते हैं। तो एक तो देखिए चिरापुंजी है और एक मासिनराम है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में पहले एशियाई खेल कहां पर आयोजित किए गए थे। तो साथियों भारत में पहले एशियाई खेल कहां पर आयोजित किए गए थे, तो ये नई दिल्ली शहर में किए गए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे। तो एक लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और एडविन मोंटेग्यू थे। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 से संबंधित है, जो कि संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8।
वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गई थी। बताइए, वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गई थी। तो साथियों याद रखिएगा, मदुरै सन्मुख वदीव सुब्बुलक्ष्मी थी। इनका शॉर्टकट नाम क्या है? MS सुब्बुलक्ष्मी। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विद्या यानी डिसिप्लिन के रूप में शामिल किया गया था? बताइए, कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विद्या के रूप में शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा, कबड्डी खेल को। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों इसमें कम से कम 10,000 भाइयों को ऐड करना है, क्योंकि देखिए इसमें पहले जो आपका इस टाइम SSC GD का फॉर्म फिलअप चलने वाला 31 दिसंबर तक, तो इसमें हम सबसे पहले पिछले 3 साल का पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे। पहले 2025 का जो 4 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक हुआ था पूरे 42 शिफ्टों में, उसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद 2024 का पूरा पेपर, उसके बाद 2023 का पूरा पेपर। तो कम से कम इसमें 10,000 भाइयों को ऐड करिए, क्योंकि अपनी तैयारी ग्रुप में चलने वाली है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन करिएगा। यदि आपका भी टारगेट SSC GD एग्जाम 2026 होने वाला है तो, और फरवरी का महीना, ठीक है, तो आप जरूर से नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस वर्ष से क्रियान्वित की जा रही है? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो कि ये 2016 से क्रियान्वित की जा रही है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन देखिए और बताइए कि किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है। तो हम तो भाई कद्दू के पौधे को आसानी से चढ़ा सकते हैं, तो यही क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से लेकर 66 में चली थी, तो इसमें उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? बताइए, तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो प्रमुख आर्थिक चुनौती थी वो क्या थी? तो युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, संगीत अकादमी यानी म्यूजिक एकेडमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन ये किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? बताइए, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन ये किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो याद रखिएगा। बताइए दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए जरा, तो क्या बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर? सभी दोस्त बताएंगे। 50-50 कर दे रहे हैं, या तो बी ऑप्शन होगा या तो सी ऑप्शन होगा। चलिए बताइए, बहुत ही आसान सवाल होने वाला है। एक सवाल आप भी बताइए, यदि आप पिछले पेपर का एनालिसिस किया होगा तो इस सवाल का राइट आंसर बता सकते हैं। बताइए जरा, इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कॉल करिए। किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो उस राज्य के राज्यपाल के पास होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित रखती हैं? बताइए, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार ये किस खेल से संबंध रखती हैं? तो बैडमिंटन खेल से। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कपड़ा उद्योग में कपड़ों के स्वेतन या रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसमें एक आध दो सवाल साइंस के भी पूछे जाते हैं। बताइए, कपड़ा उद्योग में कपड़ों के स्वेतन या रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? बताइए, कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? तो देख सकते हैं साथी, सवाल लोग कैसे पूछे गए थे भाई पिछले वर्षों में, और 2026 के पेपर में भी ऐसे ही सवाल आएंगे
क्योंकि भाई एक ही घंटे में पूरे 80 क्वेश्चन को हल करना होता है, जिसमें से 20 तो आपका मैथ होता है, 20 रीजनिंग होता है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सवालों का लेवल कैसा हो सकता है एक घंटे में पूरे 80 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? बताइए, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? तो इस्लाम है। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को हल करिए। निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो याद रखिएगा निजता का अधिकार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो आप जानते हैं कि पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो 1951 में शुरू हुआ था, जो कि 1956 में समाप्त था। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो कृषि विकास का इसका मेन फोकस था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को हल करिए। पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? भाई एक ही शिफ्ट में लगभग 3 से 4 सवाल पूछ लिया जाता है पंचवर्षीय योजना से। देखिए पंचवर्षीय योजना का कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? तो समता है भाई। ऑप्शन है यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यह किन 3 राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है? नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, तो यह किन 3 राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है? एक तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये त्रिसीमा पर स्थित हैं। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? बताइए इनमें से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक बने थे? तो राहुल देव बर्मन बने थे। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया और क्यों? ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया और इसका कारण क्या था? तो भाई याद रखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना को और सरकार में परिवर्तन के कारण, इसलिए इसे समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोना नारायण ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? बताइए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोना नारायण ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए अब यहां से हिंदी क्वेश्चन देखिए, हिंदी के कैसे कैसे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पेपर में। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो पहले आपको फॉर्म भरने से पहले ये सोच समझ कर फॉर्म भरना है कि आपको इस बार एग्जाम को क्रैक करना है केवल 2 महीने में, क्योंकि एग्जाम डेट भी आपका फॉर्म में मेंशन कर दिया गया है जो कि फरवरी मार्च में, और इसका एग्जाम फरवरी में हो जाएगा। तो इसलिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को तैयारी करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि आप डेली क्लास कर लेते तो। ओके भाई, तो देखिए रसोइये ने आज उपयुक्त विदेशज शब्द से वाक्य पूर्ण करिए। यानी रसोइये ने आज रसोई नहीं बनाई या सूप नहीं बनाया, क्या होगा फिर इसमें? यानी भाई रसोइये ने आज सूप नहीं बनाया। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29, उल्लू सीधा का नाम मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है?
उल्लू सीधा करना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है भाई? तो अपना काम निकालना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? बताइए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? जैसे बूढ़ी काकी जूठी पत्तलों को खाने लगी। यानी भाई यदि हम वाक्य को देखेंगे कि पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा, जैसे बूढ़ी काकी जो थी वो भाई क्या थी, जूठी पत्तलों क्या ली, चाटने लगी थी। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसका कोई अंग भंग हो। तो इसके लिए सार्थक शब्द बताइए, जिसका कोई अंग भंग हो तो उसे क्या कहेंगे? अपाहिज कहेंगे। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। तो निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए, कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा अतिशयोक्ति हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करना के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? भाई कान का कच्चा होना। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। उन्नत का बताइए विलोम शब्द क्या होगा? तो अवनत हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? तो तिरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा, इस बार हिंदी में और जीएस में जिम्मेदारी पूरी मेरी है, प्लस रीजनिंग और मैथ में पूरी जिम्मेदारी मेरी है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे भाई, बस आपको डेली क्लास करनी है। निम्नलिखित में से दुराग्रह के लिए विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, दुराग्रह के लिए विलोम शब्द क्या होगा? तो भाई याद रखिए आग्रह हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। रेखांकित शब्द के विलोम से दिया गया वाक्य पूर्ण करें। सृष्टि का आरंभ ईश्वर से है तो भी उसी की इच्छा से होगी। ऑप्शन देखिए, सृष्टि का मतलब क्या हो गया भाई? यानी प्रलय हो सकता है। यानी सृष्टि का आरंभ ईश्वर से है तो प्रलय भी उसी की इच्छा से होगी, बिल्कुल ठीक बनेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है? तो भाई इनमें से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है बताइए? जैसे राम बहुत रोता है, राम बहुत रोता अशुद्ध है कि शुद्ध है? भाई यही तो अशुद्ध दिखा है। मोहन रोटी खाता ठीक है, शीला पत्र लिखते ठीक है, उपासना दूध पीती बिल्कुल ठीक है। यानी भाई सकर्मक क्रिया की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो राम बहुत रोता है। यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? तो साथियों इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? तो देखकर बताइए। मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, इस वाक्य में त्रुटि नहीं है भाई। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तुम्हारा गांव किसका? ये कोई वाक्य है? आपकी बातें बहुत मीठा है, रॉन्ग है भाई। मोहन का व्यवहार अच्छी नहीं है, रॉन्ग है भाई। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। यह वस्तु ग्राह्य है, यानी उपरोक्त वाक्य में ग्राह्य शब्द का विलोम शब्द चयन करिए। बताइए ग्राह्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो भाई याद रखिएगा त्याज्य होता है। क्या हो जाएगा? त्याज्य हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कॉल करिए। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करिए जिसकी उपमा नहीं दी जा सके। बताइए इन वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का पहचान करिए, क्या हो जाएगा? जिसकी उपमा नहीं दी जा सके। तो उसके लिए क्या बोलेंगे? अनुपम। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। 6 महीने का समय उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 6 महीने का समय, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा भाई?
तो छमाही बोलते हैं। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कॉल करिए। मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एकार्थी शब्द के लिए उचित विकल्प बताइए। यहाँ पे अंक देखिए भाई आपका क्या है, रेखांकित पद है, तो बताइए इस एकार्थी शब्द के लिए उचित विकल्प बताइए। अंक का मतलब क्या होते भाई, मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए, यानी हमारा जो परीक्षा होता है उसमें जो हमें अंक मिलता है वो कैसे मिलते हैं, गिनती के अंक मिलते हैं, यानी अंक का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिनती के अंक हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा विशेषण युक्त पद नहीं है इनमें से। तो ऊंचा मकान है भाई, मोटा लड़का है, लाल कपड़ा भी है, उतार चढ़ाव नहीं है भाई, तो यही क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा, विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा, तो जनार्दन बनेगा। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 46 कॉल करिए। खिन्न का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। खिन्न का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए, क्या होगा, तो प्रसन्न हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न वाक्य में से किस पद पर त्रुटि है, पहचानिए। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी, भाई टोलियां तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। तो पहले देखिए साथी, जो हम पिछले 3 साल का पेपर करेंगे फटाफट करने वाले हैं, क्योंकि इसी एक महीने पूरे 3 साल का पेपर कंप्लीट करना है। तो यदि आप 3 साल का पूरा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए आपका 60 to 80% जो आपका पेपर हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा भाई। और इस बार जो एसएससी का एग्जाम होगा एडीक्यूटी पैटर्न पे होगा, तो उसको भी हम बीच बीच में एक एक दिन पे देखते चलेंगे क्लास को, ठीक है। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक निरर्थक शब्द युग्म से करें। जैसे जीवन में हमेशा मनुष्य को रास्ते से गुजरना पड़ता है, यानी जीवन में हमेशा मनुष्य को सुगम रास्ते से कि ऊपर नीचे रास्ते से या चलते फिरते, नहीं भाई, सार्थक निरर्थक शब्द का आपको चयन करना है, यानी जीवन में हमेशा मनुष्य को टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरना पड़ता है, यानी सॉल्व का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कॉल करिए। तोता उड़कर पेड़ की निम्नलिखित में से देशज शब्द युक्त विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करिए। यानी तोता उड़कर पेड़ की शाखा पर बैठ गया कि टहनी बैठ गया कि फुनगी पर बैठ गया, बिल्कुल तोता उड़कर पेड़ की भाई फुनगी पर बैठ गया, यानी सॉल्व का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को हल करिए। कौन सा तत्सम शब्द निम्न वाक्य के लिए उपयुक्त होगा। आप पहले किसका मेल करें फिर आगे बढ़िए, बताइए कौन सा फिल होगा इनमें भाई। आप पहले भाई कुंडली का मेल करें फिर आगे बढ़िए, ये बिल्कुल ठीक है, तो डी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली ये 50 क्वेश्चन ये एसएससी जीडी का पहला पेपर कंप्लीट होता हुआ 2025 का, वो भी साथी 4 फरवरी के पहला और दूसरे शिफ्ट का ये कंप्लीट आपका जीएस और हिंदी का पेपर हो चुका है। अब ऐसे लगातार आप सभी के बीच क्लास आएगी, तो साथियों सबसे पहले कहेंगे कि आप फॉर्म फिलअप करिएगा बहुत ही ध्यान से अच्छे से देखकर। यदि किसी प्रकार का आपको दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और डेली क्लास करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, प्लस नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त मिलते हैं शाम में 6 बजे रीजनिंग क्लास के साथ। ओके तो शाम में 6 बजे आपका रीजनिंग क्लास होने वाली है, तो इसलिए भाई आप जरूर से नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। तो आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।